हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज 29th मॉक टेस्ट मैं करा रही हूँ। कल आप लोग का नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑल द बेस्ट करूँगी। सारे जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं ये बोलूँगी कि आप पेपर को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। सबसे पहली बात कि आप कोई भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि इंग्लिश वर्जन हमेशा मान्य होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिंदी में समझ ही नहीं पाते हैं, क्वेश्चन का टिक लगा के चले आते हैं, बट इंग्लिश वर्जन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन ही राइट वर्जन होता है। उसके बाद जो हिंदी होता है वो कभी कभी वेस्टर्न आर्ट के तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा सही होते हैं, राइट होते हैं, और जो हिंदी में होते हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से पेपर को सॉल्व करिएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग देखिए कैसा पैटर्न आता है। पिछली बार के मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं ऑनलाइन के, तो थोड़ा सा आप ध्यान से एग्ज़ाम दीजिएगा। और मेरे से आके ज़रूर अपना क्वेश्चन पेपर शेयर ज़रूर करिएगा कि कैसा पेपर रहा, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि कैसा पेपर आने वाला है और मैंने कितना एग्ज़ाम में मैंने कितना हेल्प किया आप लोगों का। तो इससे थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मेरे से कुछ शेयर किया। ओके, तो 29 मॉक टेस्ट में स्टार्ट करती हूँ। मेरे मॉक टेस्ट का रूल मैं थोड़ा जल्दी में बता देती हूँ कि 20 क्वेश्चंस मैं पहले आपको बताती हूँ। क ख ग घ करके अभी इस बार मैंने कर दिया है, तो आपको आंसर की पेपर लेके बैठना है और टिक लगाना है। और आपका जब हो जाए तो मैं आंसर की जब दूँगी 20 क्वेश्चन फिनिश होने के बाद, तो आप मेरे साथ साथ आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और जब मैं आंसर की देती हूँ तो बहुत ही डिटेल में इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, जिससे आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। आज मैं कुछ मूर्तिकला के बारे में, जो पेपर मेरा है ये 20 मार्क टेस्ट का MCQs जो हैं मूर्तिकला से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगन। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख धड़ प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? पटना संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में, सारनाथ के संग्रहालय में। मोहनजोदड़ो से कितनी मिट्टी की मोहरें मिली थी? 2, 4, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ी पहियों से युक्त चिड़िया तथा रथ कहाँ से मिला था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत कालीन गिरिव्रज किसकी राजधानी थी? बृहदत्त की, वैभवगिरी, विपुलगिरी, बराहगिरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशाम्बी का घोषित राम विहार किसके लिए बनवाया गया था? अशोक, बृहदत्त, गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध के भक्तों के लिए। लौरिया नंदरगढ़ का शमशान चैत्य का उत्खनन किसने करवाया था? प्रोफेसर गोवर्धन राय शर्मा, WC पेपे, डॉक्टर ब्लॉक या ब्याऊ हल्लर। ओके, व्यूहलर है ये। लौरिया नंदरगढ़ का श्मशान चैत्य किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? शुंग काल, मौर्य काल, पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 9, पिपरहवा कहते हैं उसको, का स्तूप का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? WC पेपे, डॉक्टर ब्लॉक, WG आर्चर, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन कला का समय क्या रहा? लगभग 200 से 500 ईस्वी पूर्व, लगभग 323 से 187 ईस्वी पूर्व, लगभग 500 से 540 ईस्वी पूर्व, 600 से 800 ईस्वी पूर्व। मौर्य कला की साक्ष्य हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज के इंडिका से, कुंभरार, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ आदि स्थानों के उत्खनन से, या पूरा अवशेष तथा अशोक के शिलालेख, स्तूपों और गुफाओं से उपलब्ध होता है। ये सभी घ है, ये सभी ठीक है। तो आपको आंसर बताना है। 12 बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, दशरथ, केवल क और ख दोनों। यहाँ थोड़ा सा राइट टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ग में केवल क है और घ में क और ख दोनों हैं। सारनाथ का धर्मराज का स्तूप किस काल का है? क शुंगकालीन, मौर्यकालीन, पल्लवकालीन, गुप्तकालीन।
क्वेश्चन नंबर 14, सारनाथ के स्तंभ के गोल एंड भाग पर उपरोक्त 4 अजेय पशु आकृतियां हैं जो कि किसके प्रतीक हैं? बुद्ध के जन्म के, कुल के, निष्क्रमण और राशि का प्रतीक हैं या इन सभी के प्रतीक हैं? सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर संग्रहित है? कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में, पटना संग्रहालय में, सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 16, धौली चट्टान में हाथी का निकलता हुआ मूर्ति कहाँ पर स्थित है? पटना, बंगाल, बिहार या उड़ीसा? क्वेश्चन नंबर 17, बेसनगर का स्तंभ शीर्ष कहाँ पर संग्रहित है? कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, सारनाथ के संग्रहालय में या पटना के संग्रहालय में? क्वेश्चन नंबर 18, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी यक्षी की प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय, सारनाथ के राष्ट्रीय संग्रहालय, पटना संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमा, यहाँ पे यक्ष की जगह एक्स हो गया है, प्रतिमा किस आकार की होती थी? छोटी, मोटी, आदमकद या बौनी? मौर्यकालीन कान्हा की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? लकड़ी का अधिक से अधिक प्रयोग, ईंटों का अधिक से अधिक प्रयोग, पत्थरों का अधिक से अधिक प्रयोग या इनमें से कोई नहीं? ओके, तो जिसका हो गया हो मेरे साथ आगे आंसर की देखना स्टार्ट करें, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो वीडियो को पॉज करके फिर से उसको सॉल्व कर लें, और मेरे से क्वेश्चन का आंसर ज़रूर शेयर करें कि 20 में आप लोगों का कितना आंसर सही होता है, और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी इसका भी कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि मैम आंसर तो बताइए, पर आप पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि ये मॉक टेस्ट है। अगर मॉक टेस्ट नहीं होता तो मैं शायद सारे वीडियो क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर देती, बट मॉक टेस्ट की वजह से मैं आंसर को थोड़ा देर बाद देती हूँ, जिसमें आपको 5-6 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ता है। इससे आपका खुद का टेस्ट हो जाता है, और एक जो लॉजिक होता है आपको खुद से समझने का एक पावर ब्रेन बूस्टर होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर बता दूं तो आपके लिए बहुत इजी है, फटाक से मैम ने बता दिया और मुझे लर्न हो गया। बट अगर आप अपने ब्रेन को थोड़ा सा ज़ोर देते हैं कि आपने कितना पढ़ा हुआ है पिछला और क्या है आपके माइंड में, तो ये आपके ब्रेन बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो मैं जब सेकंड में आंसर देती हूँ तो बहुत ही डिटेल में देती हूँ, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है कि मैं जब आंसर देना स्टार्ट करती हूँ तो डिटेलिंग में देती हूँ। तो एक बार मेरे से क्वेश्चन हो जाता है और फिर मैं आंसर देती हूँ। और ये आप लोग से बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँगी आपके नेट एग्ज़ाम के बाद भी, क्योंकि अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ चुका है, तो उसमें सारे सिलेबस लगभग सेम ही होते हैं। पीजीटी में सेम होते हैं, टीजीटी में वेस्टर्न नहीं आता, कुछ वेस्टर्न के 1-2 क्वेश्चन शायद आते हैं। मैं पिछला पेपर चेक करके टीजीटी का आप लोग को बताऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर की। दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जो सिंधु उपत्यका से कुछ रोचक मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, उनमें त्रिफुलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति है, जिसमें नेत्र समाधि की अवस्था में है और नाक के अग्रभाग की ओर ध्यानवस्थ है। ठीक है, ध्यान लगा के देखा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? हड़प्पा से जो पुरुष धड़ प्रतिमा थी वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ख, ठीक है, ये जो लगभग 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य अनुमानित किया जाता है कि उस समय का ये बना है, ईस्वी पूर्व का। ठीक है, जब सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा का टाइम था 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व के समय का ये पुरुष धड़ की प्रतिमा मानी जाती है। ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
थर्ड, मोहनजोदड़ो से कितनी मिट्टी की मुहरें मिली हैं? मोहनजोदड़ो से 3 मिट्टी की मुहरें मिली। राइट आंसर इज ग, 3 मिट्टी की मुहरें मिली हैं, जिनमें से एक पर शिव पशुपति के रूप में पशुओं के साथ बनाया गया है और इस मुहर में सिंहदार मुकुट पहने त्रिनेत्रधारी शिव एक योगी के समान सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर पशु हैं और जिसमें हाथी और चीता दाहिनी ओर, गैंडा और भैंसा बाईं ओर, उनकी सींग वाला हिरण सिंहासन के बीच खड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मोहनजोदड़ो से मिट्टी की मुहरें मिलती थी उस पे चित्र बने होते थे। एक पे इस तरीके का चित्र है जैसा मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहियों से युक्त चिड़िया तथा रथ कहाँ से मिला था? तो पहियों से जो युक्त चिड़िया तथा रथ था वो आपके मोहनजोदड़ो से मिला था। राइट आंसर इज ख, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कालीन गिरिब्रज किसकी राजधानी थी? तो ये थी, राइट आंसर इज क, गिरिब्रज की, बृहदत्त की। ओके, बृहदत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौशाम्बी का घोषित राम विहार किसके लिए बनवाया गया था? कौशाम्बी का जो घोषित राम विहार था वो कौशाम्बी के उत्खनन से प्रायः मौर्य युग के बौद्ध विहार घोषित राम के अवशेष पाए जाते हैं। इस चौकोर वास्तु योजना वाले विहार का निर्माण गौतम बुद्ध के आवास के लिए घोषित नामक राजा ने व्यापारी ने बनवाया था। इस विचार में चैत्य भी, इस विहार में कुछ चैत्य भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग, गौतम बुद्ध के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थोड़ा और डिटेल में है। सर्वप्रथम घोषित राम का स्तूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में बुद्ध निर्वाण के बाद बनाया गया था। आप इसका टाइम पीरियड भी लर्न कर लीजिएगा, 5वीं शताब्दी। दूसरी बार 3य शताब्दी ईस्वी पूर्व में अशोक के समय में इस स्तूप में कुछ निर्माण वृद्ध और भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। लौरिया नंदनगढ़ का श्मशान चैत्य का उत्खनन किसने करवाया था? तो ये था डॉक्टर ब्लॉक ने करवाया था। ठीक है, ये डॉक्टर ब्लॉक, ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, लौरिया नंदनगढ़ बिहार प्रदेश में है। चंपारण जिले का एक गांव है जहां पर श्मशान चैत्य के अवशेष तथा अशोक का शिला स्तंभ मिला है। डॉक्टर ब्लॉक द्वारा उत्खनन में स्तंभों पर आधारित एक श्मशान भवन के अवशेष मिले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक स्वर्ण पात्र पर अंकित नग्न मातृ देवी की आकृति है। इस प्रकार के श्मशान चैत्यों का उल्लेख ऋग्वेद में भी वर्णित है, जिसमें मृतक की रक्षा के लिए पृथ्वी की स्तुति की जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय भी कलाकृति कितनी चरम पर थी कि उस समय भी स्वर्ण आकृति पे, स्वर्ण पर भी इन लोगों ने उकेर के चित्रण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लौरिया नंदनगढ़ का श्मशान चैत्य किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका मौर्य काल। राइट आंसर इज ख, मौर्य काल की वास्तुकला का उदाहरण है। यह मिली पृथ्वी की आकृति तत्कालीन मूर्तिकला के साक्ष्य प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, पिपरवा का स्तूप का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? पिपरवा का W.C. पेप्पे ने करवाया था। ओके, राइट आंसर इज क W.C. पेप्पे। ओके, 1897 में 1897 में 1897 से 1898 तक में डॉक्टर W.C. पेप्पे ने पिपरवा के स्तूप का उत्खनन कार्य करवाया था। कब से कब तक? 1897 टू 1898 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन कला का समय क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप मौर्य काल के कलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके स्तूप के बारे में पढ़ रहे हैं, और सारनाथ का स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप है, ये सब पढ़ रहे हैं, तो आपको मौर्य काल के बारे में पता होना ही चाहिए। और उसका जो टाइम है वो 323 मीन्स 323 से 187 ईस्वी पूर्व 187 ईस्वी पूर्व तक का समय रहा है। ईस्वी पूर्व का आपको नॉलेज तो होगा ही, क्योंकि हमेशा ईस्वी पूर्व जो होता है
अपोजिट में चलता है, उल्टा चलता है, क्योंकि 323 से आपका 423 नहीं हो पाएगा, ये 187 है, ठीक है, उल्टा जाएगा कभी भी। ईसवी पूर्व की अगर बात कर रहे हैं तो आपका डेट हमेशा बड़े से छोटे में आएगा। जैसे हम बात करते हैं कि 2016 से 2021 तक, तो हम जब ईसवी पूर्व की बात करेंगे तो हम 2021 से 2016 कर देंगे उसको। अभी 21 से नहीं करना है, मतलब जो ईसवी पूर्व का जो सन होगा उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार छोटे से लाइट में मैं आपको एक समझा दे रही हूँ। मौर्य कला के साक्ष्य हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज के इंडिका से, या कुंभरार, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ आदि स्थानों के उत्खनन और पुरावशेषों तथा अन्य अशोक के शिलालेख, स्तूपों और गुफाओं से उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हम मौर्यकालीन कला की साक्ष्य को पाते हैं, मेगास्थनीज के इंडिका से भी, और अशोक के ये सब स्तूपों, गुफाओं और कुंभरार, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ आदि स्थानों के उत्खनन के द्वारा भी हम मौर्य काल के साक्ष्य को समझ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका 12। बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण अशोक तथा दशरथ दोनों ने करवाया था। तो मैंने जो घ दिया है ऑप्शन क और ख दोनों, मैं उस समय बताते वक्त बोली थी कि थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया, क और ख दोनों। अशोक और उसका पौत्र था दशरथ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दशरथ पौत्र था, याद रखिएगा, अशोक का पौत्र था दशरथ। सारनाथ का धर्मराज का स्तूप किस काल का है? सारनाथ का धर्मराजिका है। धर्मराजिका स्तूप किस काल का है? तो ये भी है आपके मौर्यकालीन। राइट आंसर इज ख, मौर्यकालीन। ओके, मौर्यकालीन स्तूप प्राय ईंटों से ही बने और निम्नलिखित स्थानों पर ये मौर्यकालीन स्तूप पाए जाते हैं। जैसे आप बता सकती हूँ मैं कि सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप पहला था, दूसरा था सांची का विशाल स्तूप, और तक्षशिला का धर्मराजिका स्तूप। ये कुछ नोट्स जो है मैंने आपको रीता प्रताप की बुक से बता रही हूँ मैं, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके पास हो तो आप ले लीजिएगा। भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास करके ये बुक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसको ले लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सारनाथ के स्तंभ के गोल अंड भाग पर, यहाँ पे अंड की जगह एंड हो गया है, अंड भाग पर उपरोक्त 4 महाअजेय पशु आकृतियाँ हैं, जो कि किसका प्रतीक है? तो 4 जो हैं वो पहला बुद्ध के जन्म का है, फिर कुल का है, और निष्क्रमण और राशि का प्रतीक है। तो ये तीनों का है, इसलिए ये राइट आंसर इसका घ हो जाएगा। ये सभी हैं इसके प्रतीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 था, सारनाथ में पाया गया अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर संग्रहित है? तो जो सारनाथ में पाया गया था अशोक स्तंभ शीर्ष, ये सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में स्थित है। राइट आंसर इज ग, सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में। यह मध्यकाल शिल्पकृति रूप संपुंजन की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका शीर्ष 50 फुट ऊंचे स्तंभ के सिर पर रखा हुआ था, पर किसी प्राकृतिक दुर्घटना से यह गिर गया और कुछ क्षतिग्रस्त होकर भी यह सुरक्षित बच गया। इस तरीके से लिखा हुआ है इस बुक में, नोट में। क्वेश्चन नंबर 16, धौली चट्टान में हाथी का निकलता हुआ मूर्ति कहाँ पर स्थित है? ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पूरा हम मौर्यकालीन कलाकृतियों के बारे में, मूर्ति कला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो धौली और चट्टान हाथी का निकलता हुआ मूर्ति है, ये एक मौर्यकालीन कला के ही उदाहरण में आता है। तो ये आपका उड़ीसा में है। घ इज़ द राइट आंसर, उड़ीसा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के पुरी जिले के अंतर्गत धौली नामक स्थान की एक चट्टान पर अशोक का शिलालेख उत्कीर्ण है, और इसी चट्टान के अग्रभाग में एक विशालकाय हाथी उकेरा गया है, जो मौर्यकालीन का उत्तम उदाहरण है। हाथी का संपूर्ण शरीर बलिष्ठ व समानुपातिक है। देखने से ऐसा जान पड़ता है कि हाथी चट्टान के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका एक बहुत ही सुंदर चित्र है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ये है धौली का बहुत ही सुंदर चित्र है, ये मूर्ति है ये, जो कि मौर्यकालीन
कलाकृतियों में आता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, बहुत ही सुंदर है ये। इसके पीछे जो कुछ मौर्यकालीन जो उनके जो इंस्क्रिप्शन होते थे वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि द धौली मेजर रॉक्स इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, द फ्रंट इज़ द शेप्ड एज एन एलिफेंट। पीछे इसके पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, मीन्स लिपि लिखी हुई है उनकी, और आगे से ये एक एलिफेंट दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बेसनगर का स्तंभ शीर्ष कहाँ पर संग्रहित है? कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में, या इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कोलकाता के भारतीय संग्रहालय। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय नामक एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर ये संग्रहित है बेसनगर का स्तंभ शीर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी यक्षी की प्रतिमा कहाँ पर संग्रहित है? तो ये पटना संग्रहालय में है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि तृतीय शताब्दी पटना शहर के दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी यक्ष प्रतिमा, जिस पर मौर्य शैली की चमक भी दिखती है। ठीक है, तो जो चामरधारिणी की ये यक्ष की प्रतिमा है, इसमें जो मौर्य शैली की सबसे विशेष महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उनके मूर्तियों में एक अलग तरीके का ओप दिखता था, चमक दिखती थी। पता नहीं अभी तक लोग समझ नहीं पाए कि इस तरीके से कैसे वो इतना शाइन कैसे दिखा पाते थे अपने स्कल्पचर के चीज़ों में। तो ये इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात था दीदार की यक्षी प्रतिमा का। मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमा किस आकार की होती थी? तो मौर्यकालीन जो यक्ष प्रतिमा होती थी वो आदम कद होती थी। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा, आदम कद। मेरा यहाँ पे मार्क नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं मार्क नहीं कर पा रही हूँ, बता दे रही हूँ, ग आदम कद होती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मौर्यकालीन कला है, यहाँ पे कान्हा हो गया है, कला की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो मौर्यकालीन कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटों का अधिक प्रयोग करना। उस समय जब मौर्यकालीन कला का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से सबसे पहले मैंने बताया आपको अभी कि चिकना बनाते थे। दूसरा क्या था कि धर्म प्रचार करते थे। धर्म प्रचार के स्थानों पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, और स्थान स्थान पर एक ही पत्थर के बने 50 से 40 फीट ऊंचे स्तंभ खड़े करवाए गए, जिन पर अशोक के धर्मलेख अंकित करवाए थे। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशु आकृतियाँ भी उकेरी गई थी। तो जैसे अभी धौला का हमने बात किया उस तरीके से, और इनके जितने भी स्तंभ बने थे, स्तूप बने थे, वो बिल्कुल चमकदार पत्थर से बने थे। ईंट का इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा 29th मॉक टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट ज़रूर करिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और पेपर का क्वेश्चन ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।